देखा जाए। अनुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ा रहे थे, तो अनुसंख्यक गुणधर्म में आपको हम पढ़ा दिए थे एक वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन, एक हम लोग पढ़ लिए क्वथनांक का उन्नयन। नहीं, अब तीसरा अनुसंख्यक गुणधर्म हम लोग का है, उसको हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। नहीं तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए, चलिए तो अगला टॉपिक आप देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है ये? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या उसी को कहते हैं क्रायोस्कोपी। ध्यान रखना है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में बोलना हुआ तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक का अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक, और डिप्रेशन का मतलब अवनमन। नहीं तो इसी को अगर हिंदी में बोले तो इसी को बोलेंगे हिमांक का अवनमन। ध्यान रखना, तो यही टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। नहीं, और हिमांक के अवनमन को एक और टर्म से बोला जाता है जिसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी, और क्रायोस्कोपी को हिंदी में क्रायोस्कोपी ही कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें अगर तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, यानी हिमांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हिमांक किसे कहते हैं ये तो हम लोग 9वां 10वां से पढ़ते आ रहे हैं। कोई बोलता है कि हिमांक किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव्य ठोस में बदलना शुरू कर दे। नहीं बोलते हैं, वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव्य ठोस में बदलना शुरू कर दे उसी ताप को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ध्यान रखना है। नहीं, लेकिन ये डेफिनेशन हम नहीं बोलेंगे, ये डेफिनेशन बोलेंगे तो पिटाएंगे। ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग जब क्लास में आते हैं, हायर क्लास में, तो अब हम लोग का डेफिनेशन हिमांक का बदल गया। ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन उस डिफिनीशन से जुड़ा हुआ है। आप पहला डिफिनीशन क्या बोले, ध्यान समझिएगा। पहला डिफिनीशन बोले कि वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव्य ठोस में बदलना शुरू कर दे। ध्यान रखिएगा, शुरू कर दे। ठीक है, कोई भी द्रव्य ठोस में बदलना शुरू कर दे उसी ताप को आप क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का नया डेफिनेशन आया जो क्लास 12th में लिखा रहता है। वो लिखा रहता है कि वह ताप जिस ताप पर वह ताप जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब, यानी द्रव्य अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब दोनों समान हो जाए। क्या बोल रहा है? वह ताप, ध्यान से पहले मेरी बात सुन लो, वह ताप जिस ताप पर द्रव्य अवस्था का वाष्प दाब तथा ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाए, जिस ताप पर, उसी ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। नहीं तो दिमाग में आता है कि सर, द्रव्य का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब दोनों समान कैसे हो सकता है? नहीं, द्रव्य का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब दोनों समान कैसे हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि वाष्प दाब जो है वो कणों के गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठोस में जो कण होते हैं वो सब स्थिर रहते हैं, तो ठोस में कण अगर स्थिर रहते हैं तो उनका वाष्प दाब 0। ठोस को जब हम गर्म करते हैं ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कणों के बीच की दूरी बढ़ती है, वो फ्लो करने लगते हैं, द्रव्य में बदलते हैं, तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा। उसी द्रव्य को जब हम और गर्म करते हैं तो वही द्रव्य जब गैस में बदलने लगते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि वाष्प दाब सबसे ज्यादा हो जाता है। तो यानी कि वाष्प दाब सबसे ज्यादा किसका? गैस का। उससे कम किसका? द्रव्य का। और सबसे कम वाष्प दाब किसका? ठोस का। ठोस का वाष्प दाब सबसे कम होता है। नहीं, और हम लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसा ताप आ जाएगा, नहीं, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर ठोस का वाष्प दाब और द्रव्य का वाष्प दाब समान हो जाए, उसी ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। नहीं तो ये कब संभव है? ये तब संभव है जब आपका जो द्रव्य है वो ना ही पूर्णतः
द्रव्य अवस्था में रहे, ना ही वो पूर्णतः ठोस अवस्था में रहे। एक ऐसा अवस्था आ जाए जिस अवस्था में ना ही उसको आप कंप्लीटली ठोस कह सकते हैं, ना ही उसको कंप्लीटली आप द्रव्य कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर में नया नया फ्रिज किनाया, नहीं तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है जब कोई नया चीज खरीदाता है घर में, तो नहीं नया फ्रिज आया तनी पोछ पाछ के तनी बढ़िया से रखें, पूजा उजा करके, नहीं होता है जल्दी जल्दी तनी पानी रखें कि भाई पानी जो है कितना दिन में बर्फ बन रहा है, कटोरा में पानी लिए, पानी लेके फ्रिज में डाल दिए, नहीं और उसके बाद अभी बार बार देख रहे हैं उंगली डाल के तनी अभी ठंडा हुआ, अभी नहीं बर्फ बना है, फिर बंद कर दिए। बात समझ में आ रहा है? तो इस दौरान में आप देखिएगा कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब आप कटोरा को निकालिएगा, आपको लगेगा बर्फ बनना अब शुरू हुआ है, नहीं यानी आप जैसे ही हाथ रखिएगा तो लगेगा सॉलिड हो रहा है, लेकिन आप हाथ रखिएगा तो फिर वो फूट जाएगा, यानी वो तुरंत पानी में बदल जाएगा। यानी उस समय वो ठोस अवस्था में भी है और उस समय वो द्रव्य अवस्था में भी है। वह एक ऐसा अवस्था है जिस समय ना ही उसको आप कंप्लीट ठोस कह सकते हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट ठोस कहिएगा तो छूने पर फूटना नहीं चाहिए था, ना ही उसको आप कंप्लीट द्रव्य कहिएगा, नहीं क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा जम भी गया है। बात समझ में आ रहा है? तो एक ऐसा अवस्था जिस अवस्था पर ठोसीय गुण भी दिखाई दे और द्रवीय गुण भी दिखाई दे, नहीं उस अवस्था पर जो ताप होता है उसी ताप को हिमांक कहते हैं। बोलिए दही कैसे बोल सकते हैं? दही के लिए फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा, बोल सकते हैं दही के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, अलग होगा, जल से नहीं कंपेयर करेंगे उसका, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो हम जो बात बोले वो समझ में आया? नहीं तो ठोस और द्रव्य का वाष्प दाब समान कब हो सकता है? जब एक ऐसा अवस्था हमको मिल जाए, किसी द्रव्य का एक ऐसा अवस्था मिल जाए जिस अवस्था पर वो ना ही पूर्णतः ठोस है ना ही पूर्णतः द्रव्य है, वो ठोस भी का गुण रख रहा है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा द्रव्य का भी गुण रख रहा है, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ये जो पदार्थ है इस समय इसका टेम्परेचर मेजर करो, नहीं उस समय जो टेम्परेचर होगा वही उस द्रव्य का क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो वही बात हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, देखो लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप कोई पूछेगा तो आप यही परिभाषा दीजिएगा, वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव्य के द्रव्य अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसी ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। इतना बात में दिक्कत है? बता दीजिएगा ना डेफिनेशन। चलिए दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, नहीं जो अभी हम लोग समझाए उसी बात को लिखा हुआ है, वह ताप जिस ताप पर ठोस प्रवस्था तथा द्रव्य प्रवस्था एक दूसरे के साथ गति साम्य में रहती हैं उसी ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है? वह ताप जिस ताप पर ठोस प्रवस्था यानी ठोस अवस्था तथा द्रव्य प्रवस्था, ठोस प्रवस्था तथा द्रव्य प्रवस्था एक दूसरे के साथ गति साम्य में रहती हैं। गति साम्य का मतलब हुआ ठोस जो है वो द्रव्य में भी बदल रहा है और जो द्रव्य है वो ठोस में बदल रहा है, यानी वो ना ही पूर्णतः ठोस है ना ही पूर्णतः द्रव्य है, गति साम्य में है। नहीं एक ऐसा स्थिति पहुंच गया है, एक ऐसा साम्यावस्था स्थिति पहुंच गया है जहां पर वो ठोस भी है और द्रव्य भी है, गति साम्य। नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ठोस है कि द्रव्य है, मूव कर रहा है, नहीं कौन ठोस में जा रहा है कल द्रव में आ रहा है, ठोस में भी जा रहा है द्रव में भी आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखते हैं बर्फ जो होता है, बर्फ का कोई बोलता है कि बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, तो हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फ का कोई पूछ दे कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना, तो वो भी 0 डिग्री, वो कितना है 0 डिग्री, यानी बर्फ जो है उसको पिघलाने के लिए भी 0 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए, अब बर्फ को जमाने के लिए भी 0 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। अब आप चाहते हैं कि बर्फ और ज्यादा हार्ड हो जाए तो आपको ताप को और नीचे गिराना पड़ेगा, नहीं माइनस में लाना पड़ेगा तब तो वो और हार्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को रखे हुए हैं तो उस समय बर्फ पूरा हार्ड नहीं होता है, उस समय बर्फ को आप छूइएगा ना आपको हमेशा लिक्विड हाथ में आ जाएगा। मेरी बात में आ रही है? तो उस समय वो द्रव्य अवस्था में भी है और उस समय वो ठोस अवस्था में भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? आया तो इस बात ध्यान रखिएगा। तो अब हमसे कोई भी पूछता है कि हिमांक का परिभाषा क्या है, तो वह ताप जिस ताप पर ठोस अवस्था का वाष्प दाब और द्रव्य अवस्था का वाष्प दाब समान हो उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं?
हिमांक कहते हैं। नहीं, दूसरा हम लोग ये भी बोले कि वह ताप जिस ताप पर ठोस अवस्था तथा द्रव्य अवस्था गति साम्य में हो। नहीं, तो गति साम्य का मतलब एक ऐसा अवस्था है जिस समय वह द्रव्य ना ही पूर्णतः द्रव्य है ना ही पूर्णतः ठोस है, उसी अवस्था को हम लोग ठोस और द्रव्य का गति साम्य अवस्था कहते हैं। बुझाया? चलिए, यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ प्योर लिक्विड। नहीं, तो इसका हिंदी क्या हुआ? शुद्ध द्रव्य का ग्राफ, शुद्ध द्रव्य के हिमांक का ग्राफ, ऐसा लिखें। ठीक है। ये लाइन जो है इस पे क्या लिखा हुआ है? वीपी। वीपी का मतलब वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का हिंदी बताइए, कितना आप लोग तेज हैं। यहां पर लिखा हुआ है टेम्प। टेम्प का मतलब और टेम्परेचर का मतलब बताइए। अब यहां पर आया जाए, ये ग्राफ है, तो ये बताइए कि किसी भी द्रव्य को जब आपको ठोस में बदलना होता है तो उस द्रव्य को गर्म करते हैं कि ठंडा करते हैं? ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने में ताप को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं। नहीं, तो बताइए, अगर इधर से इधर जाएंगे तो ताप बढ़ेगा कि घटेगा? इधर ताप बढ़ेगा। नहीं, इधर से इधर आएंगे तो घटेगा। तो हम लोगों को घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना है। तो हम ग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे, इधर से आने पर ताप क्या होगा? घटेगा। होगा? नहीं, अब आ जाइए, हम लोग ग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए तो इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है बाबू। तो ये ग्राफ जो है, मान लीजिए कोई लिक्विड का हम लोग ग्राफ खींचे हुए हैं, नहीं, और ये लाइन वेपर प्रेशर का है, तो देखो तो जब टेम्परेचर इतना है, जब टेम्परेचर इतना है यानी कि बहुत ज्यादा है, यहां से लेकर यहां तक टेम्परेचर है, उस समय द्रव्य का वाष्प दाब चेक करो। तो वाष्प दाब चेक करने के लिए हम इधर आए हैं। तो जब टेम्परेचर ज्यादा है तो उस समय वाष्प दाब का मान भी क्या है? ज्यादा है। ये ग्राफ यही दिखा रहा है। अच्छा, अब थोड़ा इधर घस को, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दिए, यहां पर आए तो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? घट गया। अब टेम्परेचर तुम्हारा घट गया, तो ये बताओ कि टेम्परेचर घटेगा तो वाष्प दाब का मान भी क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर वाष्प दाब का मान घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। तो जैसे जैसे हम ताप घटाएंगे वाष्प दाब का मान भी क्या होगा? घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। चलो, यहां से एक ऐसा स्थिति आएगा, यहां पर एक पॉइंट तुमको है, नहीं, इसके ऊपर हम लोग को लिखा रहता है द्रव्य अवस्था। क्या लिखा रहता है? द्रव्य। और यहां से एकाएक वाष्प दाब बहुत तेजी से नीचे गिरा है, तो वाष्प दाब बहुत तेजी से नीचे गिरा है, तो यहां लिखा रहता है ठोस अवस्था। नहीं, और यहां जो हम लोग का पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट जो है इसको कहा जाता है साम्यावस्था। साम्यावस्था। तो साम्यावस्था का मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर यह उस अवस्था को दर्शाता है, यह उस अवस्था को दर्शाता है जहां द्रव्य तथा ठोस दोनों अवस्थाएं उपस्थित रहती हैं। चलिए, यानी यह वो पॉइंट है साम्यावस्था वाला पॉइंट। यहां पर कोई पूछे कि यहां पर बताओ ठोस है कि द्रव्य है, तो यहां पर ठोस भी है और यहां पर द्रव्य भी है। नहीं, तो यही वो पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट पर कोई पूछे कि बाबू बताओ ठोस का वाष्प दाब कितना, तो हम कहेंगे देख लीजिए ठोस का वाष्प दाब यहाँ पर, यहाँ कुछ होगा वैल्यू वो आएगा। इस पॉइंट पर कोई पूछे कि द्रव्य का वाष्प दाब कितना, तो हम कहेंगे देखो भाई यहाँ पर द्रव्य का वाष्प दाब भी यही उतना ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये बताओ कि हम इस पॉइंट पर पूछ रहे हैं, ध्यान से देखो इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर बाबू ठोस का वाष्प दाब बताओ, तो तुम क्या कहोगे? ऐसे मुझे मूव करोगे।
और कहोगे कि सर देख लीजिए यहाँ पर जो स्केल पर जो वैल्यू होगा ना, वही इस ठोस का वाष्प दाब का मान होगा। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अच्छा, इस पॉइंट पर हम कहें, इस पॉइंट पर कि बाबू द्रव्य का वाष्प दाब बताओ, तो इस पॉइंट पर द्रव्य का वाष्प दाब क्या होगा? 0, क्योंकि इस पॉइंट पर द्रव्य नहीं है। इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? ठोस है। लेकिन इस पॉइंट पर ठोस भी है और द्रव्य भी है। नहीं, तो इस पॉइंट पर आप ठोस का वाष्प दाब जितना बताओगे, द्रव्य का वाष्प दाब भी उतना ही बताओगे। नहीं, इसके ऊपर आ जाओ, तो इसके ऊपर सिर्फ क्या है? द्रव्य। तो हम पूछे कि बाबू इस पॉइंट पर द्रव्य का वाष्प दाब बताओ, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे आ जाइए। नहीं, लेकिन हम बोले कि इस पॉइंट पर ठोस का वाष्प दाब बताओ, तो तुम क्या कहोगे? यहाँ पर सर डिफाइन नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर ये द्रव्य अवस्था में है, ठोस अवस्था में नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर ठोस भी है और द्रव्य भी है। नहीं, तो इसी कारण से यहाँ पर अब जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पर, यहाँ जो हम लोग का ताप आएगा, ये जो T0 आएगा, इसी ताप को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य का हिमांक। बोलो, मेरी बात समझ में आई? तो ये ग्राफ का यह बिंदु जो है वही इस द्रव्य के हिमांक को दर्शाएगा। ठीक है? दिक्कत है? नहीं, किसी और पॉइंट को क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि किसी और पॉइंट पे या तो सिर्फ द्रव्य से मुलाकात होती है या तो सिर्फ ठोस से मुलाकात होती है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल पाता है जहां पर ठोस भी हो और जहां पर द्रव्य भी हो। जब तक वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा तब तक हिमांक का पता नहीं चलेगा। दिक्कत है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछ चलिएगा, आगे बढ़े ना। चलिए, यहां देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट हम लोग को कह रहा है कि जैसे आप पानी ले लीजिए, 1 गिलास पानी लिए, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, अब हम क्या किए? 1 गिलास पानी लिए थे, उसका हम जानते हैं कि भाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। अब दूसरा गिलास लिए, उतना ही पानी ले लिए, उतना ही पानी में अब 1 चम्मच चीनी डाल दिए। अब 1 चम्मच चीनी अगर हम लोग डाल दिए, तो चीनी डालने के बाद, नहीं, जब जल का हिमांक चेक किया गया तो उसका हिमांक का मान क्या हो गया? घट गया। हिमांक का मान क्या हो गया? घट गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हिमांक का मान घट गया, यानी जल का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, चीनी डालने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब हो गया मान लो -6 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? -6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जैसे चीनी अवाष्पशील विलय है, नमक अवाष्पशील विलय है, तो जैसे ही आप किसी भी शुद्ध द्रव्य में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जो विलायक होता है उसका हिमांक पहले के सापेक्ष में घट जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, देख लो। किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील ठोस विलय मिलाया जाता है, तो शुद्ध द्रव्य का हिमांक पहले के सापेक्ष में क्या होता है? घट जाता है। ध्यान रखना है। अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। बोल सकते हैं विलयन का हिमांक क्या होगा? शुद्ध द्रव्य के सापेक्ष में कम होगा। नहीं, जैसे हम यहाँ पे फोटो बनाए, ये हो गया आपका एक बर्तन जिसमें आपका क्या है? प्योर वाटर। ये आपका प्योर वाटर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाए, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता है 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, अब हम क्या किए? दूसरा बर्तन लिए, सेम जितना पानी ऊपर वाले में है उतना ही पानी इसमें भी है। अब इसमें हम लोग क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए। ये आपका चीनी डाल दिया गया। अब जब इस ये विलियन बन गया, अब इस विलियन का जब फ्रीजिंग पॉइंट मापा गया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया -6 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 0 डिग्री था, अब -6 हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा कि घटा? घट गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। ध्यान रखना है, 0 से माइनस में आ गया, नहीं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ध्यान रखना है, तो वही बात हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, तो अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से क्या होता है? कम होता है। तो ये हो गया विलयन, विलयन का हिमांक क्या है? कम है। और शुद्ध द्रव्य का हिमांक क्या है? ज्यादा है। बोल सकते हैं? ठीक, यहाँ पर आइए, शुद्ध द्रव्य के हिमांक को T0 से दर्शाते हैं और विलयन के हिमांक को TF से दर्शाते हैं। विलयन को हिमांक किसे कौन कहते हैं? TF से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि हम लोग अभी क्या पढ़े? हम लोग को ये बताया गया कि T0 का मान ज्यादा होता है और TF का मान कम होता है। इतना बात में दिक्कत है? बोल सकते हैं? इतना में दिक्कत नहीं ना है?
तो हम लोग क्या भी सीखे कि भाई पानी आप ले लो तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर पानी में आप चीनी डाल दो या पानी में नमक डाल दो तो हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। नहीं, अब पढ़ेंगे क्यों घटेगा। हाँ बोलिए। जल का जल का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, हाँ घट जाएगा, बिल्कुल घट जाता है। हम लोग पढ़ाए हैं। आप जब कभी भी जल में चीनी डालिएगा तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जल को चीनी में घुलने के लिए, जल को चीनी में नहीं, चीनी को जल में घुलने के लिए, चीनी को जल में घुलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो वो जल की ऊष्मा को खींचता है, तो जल की ऊष्मा को खींचता है तो जल पहले के सापेक्ष में ठंडा हो जाता है। हैं? क्या बोल रहे हैं? चीनी वाला विलयन पहले कैसे जमेगा? आप फ्रिज में ताप रखे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसी फ्रिज का आपका ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, आप उसी में एगो शुद्ध पानी रख दिए एक गिलास में, और एक गिलास में पानी या चीनी का विलयन रख दिए। तो पानी या चीनी के विलयन को ठंडा बर्फ में बदलने के लिए -6 चाहिए। नहीं, अब पानी को बदलने के लिए 0 चाहिए। तो पहले बर्फ में कौन बदलेगा, पानी या चीनी वाला की अथी वाला? पानी खाली पानी बदलेगा ना भाई। अब बर्फ के ताप को और कम करना पड़ेगा। बर्फ के ताप को बोल रहे हैं, दिमागे कहने कहा है, फ्रिज के टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। नहीं, -6 पर लाना पड़ेगा, तब ना पानी और चीनी का जो विलयन होगा वो बर्फ में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। एक्सपेरिमेंटल का है, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, ध्यान रखना है। नहीं, हम लोग समझेंगे इस बात को। अभी हम लोग सिर्फ ये समझे कि किसी भी शुद्ध द्रव में जब अवाष्पशील विलय डालेंगे, नहीं, तो पहले के सापेक्ष में विलायक का हिमांक कम हो जाता है। नहीं, अब क्यों कम होगा उसका रीजन पढ़ेंगे। नहीं, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, टेम्परेचर पर से घट जाएगा। है, आपको बर्फ बनाना है ना, आप दिमाग में ये क्यों नहीं रख रहे हैं कि आपको बर्फ बनाना है? हाँ, किसको? विलयन को। हाँ, अब जो पानी और चीनी का विलयन बना, अब उसको बर्फ बनाने के लिए आपको -6 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हाँ, अब आपको -6 पर वो बर्फ में बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसको माइनस, जो नया विलयन बना, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, और पानी और चीनी का घोल जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -6। नहीं, तो ये बताइए कि पहले बर्फ कौन बनेगा? पानी पहले बनेगा। जो विलयन बना ना, उस चीनी के आ जाने के कारण, चीनी के आ जाने के कारण उसका हिमांक क्या हो गया? घट गया है। नहीं, तो अब उसको बर्फ में बदलने के लिए ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब वो बर्फ में बदलेगा। है, नहीं माना गया है भाई। चीनी का मात्रा बढ़ाइएगा तो ये और घटता जाएगा। नहीं, तो चीनी की मात्रा पर डिपेंड करे कितना चीनी मिलाए हैं। ठीक है, आगे बढ़े हैं। हाँ सर। अरे सब गधा इसमें है क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आएगा। आइसक्रीम जमाने वाला जो होता है, जो बेचता है, वो बीच में आइसक्रीम रखता है, और बगल में बर्फ रख देता है, बर्फ में नमक चूर करके डाल देता है, काहे डालता है? वो क्वेश्चन है, इसमें पढ़ना है। हम कह रहे हैं ना, जितना आप सोचिएगा उससे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा इंतजार कीजिएगा ना, सब मिटा जाएगा। ठीक है, तो हम बूझ नहीं रहे हैं का मन में हुदबुदी उठ रहा है। अब के शुरू किए हैं। ऐसा कितना बच्चा पूछा होगा। नहीं, तो हर साल क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं। कौन नया क्वेश्चन मिलेगा कि अच्छा आपकी साली नोट्स में ऐड कर दो, कि पूछने से पहले बोल दें कि आने वाला है, चुप बैठ। चले यहाँ पर, पहले धीरे धीरे खाइए, एक ही बार पूरा खाना मत उझिलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखे टेम्परेचर, ये कौन सी है? ताप। ये लाइन वाष्प दाब। सब बात समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनिए, जितना कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर दो ग्राफ खींचा गया है। नहीं, अब मान लीजिए कि एक आपका जो है ये जल का है, शुद्ध जल का। ठीक है, एक क्या है? शुद्ध जल का। और एक है विलयन का। किसका है? विलयन का।
तो कैसा विलयन? जिसमें अवाष्पशील विलय उपस्थित है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम एक बर्तन लेते हैं, यहां पर एक बर्तन में आपका प्योर लिक्विड है, एक बर्तन में क्या है? प्योर लिक्विड है। अच्छा, और एक और बर्तन लिए जिस बर्तन में हम लोगों का वाटर यानी लिक्विड और प्लस में शुगर है। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, इसका वाष्प दाब P0 और इसका वाष्प दाब PS है, तो बताइए शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा होगा कि विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा? शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। ये आप जानते हैं पहले से, P0 ग्रेटर देन PS। तो हम यहाँ जो ग्राफ खींचे हुए हैं वो ग्राफ ठीक ठाक खींचे हुए हैं। देखिए शुद्ध द्रव्य यानी जल, जल के वाष्प दाब का ग्राफ ऊपर खींचे हैं, नहीं, क्योंकि प्योर वाटर का वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा, तो उसके वाष्प दाब का ग्राफ नीचे खींचे हैं। इतना में दिक्कत है? ग्राफ खींच सकते हैं ना? नहीं, कभी भी विलयन का वाष्प दाब का ग्राफ खींचेंगे तो प्योर लिक्विड के वाष्प दाब के ग्राफ से नीचे खींचेंगे, क्योंकि उसका वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, कारण भी पढ़ चुके हैं क्यों कम होता है। चलिए, तो ग्राफ खींच दिया गया। अब इस ग्राफ के आधार पर हम जल का यानी प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट देखना चाहते हैं और विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट देखना चाहते हैं। तो ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है, नहीं, चलो इस जल का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा? इस पॉइंट पर, क्योंकि इसी पॉइंट पर जल द्रव्य अवस्था में भी है और ठोस अवस्था में भी है। तो इसको अगर हम नीचे लाएं तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? ताप। तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा, यहां पर जो T0 होगा, वो बताएगा हम लोग को कौन चीज? जल का हिमांक। अगर आप जल लिए हुए हैं तो जल का हिमांक, अगर कोई दूसरा द्रव्य लिए होते तो उस द्रव्य का हिमांक बताता। चलिए यहां पर आइए, इस विलयन का जब ग्राफ खींचा गया तो इसका ग्राफ यहां पर आया है, यहां से ये चेंज कर रहा है, तो इसके लिए साम्यावस्था ये है विलयन के लिए। तो इसका आप देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ में, तो ये यहां पर आ गया। विलयन के हिमांक को TF से दिखाते हैं, तो ये TF दिखा रहा है कौन चीज? विलयन का हिमांक। ये दिखाएगा विलयन का हिमांक, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। अब इस ग्राफ के अनुसार अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ के अनुसार अगर देखें तो ग्राफ के अनुसार तुमको क्या लग रहा है? T0 का मान ज्यादा है कि TF का मान ज्यादा है? T0 का मान ज्यादा है, क्योंकि आप किसी भी चीज को ओरिजिन से मापते हो तो T0 का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक हुआ और TF का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक हुआ, तो T0 का वैल्यू क्या है? ज्यादा। नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ T0 ग्रेटर देन TF, यही बताया गया। नहीं, तो T0 का मतलब शुद्ध द्रव्य का हिमांक। देखा जाए, इसका मतलब हो गया शुद्ध द्रव्य, या जल बोल सकते हैं, शुद्ध द्रव्य का हिमांक, और ये है आपका विलयन का हिमांक। चलिए, अब इस ग्राफ से पहला दिमाग में क्या नॉलेज आता है, उस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ से ये दिमाग में आता है कि अच्छा, शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा और विलयन का वाष्प दाब कम। अच्छा, यानी किसी भी शुद्ध द्रव्य में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय डालते हैं, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय डालते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। नहीं, तो विलयन का वाष्प दाब घट गया, घटा नहीं। अब इस विलयन को साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए, इस विलयन को साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, जल को साम्यावस्था, जल का ये हो गया, इस विलयन का साम्यावस्था ये हो गया। नहीं, तो जल को आपको यहीं तक ठंडा करना पड़ा, लेकिन विलयन को आपको इस साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए यहां तक ठंडा करना पड़ा और नीचे ठंडा करना पड़ा। नहीं, तो अब एक क्वेश्चन का हमको धीरे धीरे आंसर ये मिल रहा है ग्राफ से। क्या मिल रहा है? नहीं, कि किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, नहीं, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण विलयन
विलयन में जो द्रव्य है, विलयन में जो द्रव्य है उसके वाष्प अवस्था तथा ठोस अवस्था के वाष्प दाब को बराबर करने के लिए हमें उसे ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? उसे ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है। या इसी बात को कहें ऐसे, नहीं, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण विलयन को साम्यावस्था प्राप्त करवाने के लिए उसे ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है, तब जाके वो ठोस अवस्था में बदलता है। इसीलिए उसके हिमांक का मान क्या होता है? घट जाता है। पहला एक क्वेश्चन का मोटा मोटी आंसर कुछ बुझा रहा है? नहीं, ग्राफ के अनुसार अभी और भी आएगा। नहीं तो ये हम लोग को बताया गया, इतना में दिक्कत है? चलिए, तो जो बात हम लोग बोले उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है शायद। डिप्रेशन नहीं, अभी नहीं लिखा, इसके बाद में लिखा हुआ होगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। नहीं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक का अवनमन क्या है। इसका मतलब हुआ हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, तो हिमांक का अवनमन तो आप पढ़ चुके। किसी भी शुद्ध द्रव में जब अवाष्पशील विलय डालते हैं तो हिमांक क्या होता है? घट जाता है। नहीं तो हिमांक जितना से घटता है उसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट पहले कितना था? 0। चीनी डाल देने के बाद -6, कितना से घट गया? 6 से। तो जितना से घटा वही है हिमांक का अवनमन। दिक्कत है? नहीं। अब इस लाइन को हम पढ़ सकते हैं, देखा जाए। जब एक अवाष्पशील विलय को शुद्ध द्रव्य विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का हिमांक पहले के सापेक्ष में घट जाता है। हिमांक जितना से घटता है उसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। दिक्कत है? बोल सकते हैं ना? चलिए अगले पॉइंट पे आइए। हिमांक के अवनमन को कौन चीज दिखाते हैं? डेल्टा टीएफ से दिखाते हैं। नहीं तो डेल्टा बदलाव को दिखाता है। नहीं तो डेल्टा टीएफ कहते हैं। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होगा? T0 माइनस टीएफ होगा। नहीं, T0 क्या है? शुद्ध द्रव्य का हिमांक, और टीएफ क्या है? विलयन का हिमांक। नहीं, ध्यान रखना है। तो जैसे अभी आप एग्जांपल लिए थे कि शुद्ध द्रव्य का हिमांक कितना था? 0 डिग्री। अब माइनस विलयन का हिमांक आया था -6, तो बराबर कितना आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो हिमांक का अवनमन आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझ में आई? इतना में दिक्कत है? चलिए चलिए, तो इसी हिमांक के अनुमान का ये भी परिभाषा बुक में लिखा रहता है। नहीं तो क्या करना है? यही ना हिमांक का अनुमान है जी। तो हिमांक का अनुमान कैसे निकला? शुद्ध द्रव्य के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा देते हैं और जो मान आता है वह मान क्या कहलाता है? हिमांक का अनुमान। तो वह नहीं लिखा हुआ है, पढ़ा जाए। शुद्ध विलायक के हिमांक में से, क्या लिखा हुआ है? शुद्ध विलायक के हिमांक में से, यही ना है। विलयन के हिमांक को घटाने पर, विलयन के हिमांक को घटाने पर जो मान आता है उसी मान को हिमांक का अवनमन कहते हैं। परेशानी है? तो हिमांक का अवनमन क्या है बुझा रहा है? नहीं, पहला हम लोग क्या बोले? हिमांक के अवनमन के लिए पहला बात क्या बोले? तो हम ये बोले कि किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, नहीं तो शुद्ध विलायक का हिमांक पहले के सापेक्ष में घट जाता है। हिमांक जितना से घटता है उसी घटे हुए मान को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कैसे निकलेगा? तो शुद्ध द्रव्य के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा देंगे, जो मान आएगा वही हिमांक का अवनमन कहलाता है। तो दोनों बात लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बुझा रहा है? चलिए, अब जो बात हम लोग बोल रहे थे ग्राफ के मदद से, आपको जो ग्राफ पॉइंट हम समझाए थे उस पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है। नहीं, लिखा हुआ है अवाष्पशील विलय मिलाने से विलयन का हिमांक क्यों अवनमित हो जाता है? अवनमित मतलब घट जाता है। नहीं, चलिए ध्यान दिया जाए। तो हम जो पॉइंट आपको समझाए थे ग्राफ के माध्यम से वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। जब एक अवाष्पशील ठोस विलय विलायक में डाला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। अब इस विलयन के वाष्प दाब को, अब इस विलयन के वाष्प दाब को ध्यान रखना, इस विलयन के वाष्प दाब को ठोस विलायक के
वाष्पदाब के बराबर करने के लिए ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है, अर्थात विलयन का हिमांक घट जाता है। ऐसा बोल सकते हैं? इतना में दिक्कत है नहीं? या इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते थे, नहीं, जो हम लोग आपको पहले बता दिए कि किसी भी शुद्ध द्रव में ठोस विलय डालने पर विलयन का वाष्पदाब घट जाता है। नहीं, अब विलयन को साम्यावस्था तक पहुंचाने के लिए, विलयन को साम्यावस्था तक पहुंचाने के लिए आपको उस विलयन को ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है। नहीं, इसी कारण से उस विलयन का हिमांक घट जाता है। कुछ बुझा रहा है? बुझा तो नहीं रहा है, हमको बुझा रहा है। देखा जाए, अब इसको घर पे जाके बढ़िया से रिवाइज करना है, नहीं तो खूब समझ में आएगा। ठीक है, जहां पर दिक्कत होगा वहां पे डिस्कशन कीजिए, जहां पे दिक्कत होगा वहां पे बोलिए कि दिक्कत हो रहा है। चलिए अगले पॉइंट पे, जैसे देखिए कोई भी जैसे हम लोग पानी लेते हैं, पानी में नमक को मिलाते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सुना नहीं है? हाँ, शुरू हो रहा है। हाँ, ध्यान रखा जाए। धीरे धीरे आदमी स्टेबल होने लगता है ना, अभी के समय में नींद खूब आ रहा है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी अस्थिर हो तो नींद आने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्वर्ग को बोलो तो बोल रहे हैं बार बार, नहीं, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पित लेते हैं तो कहीं ना क्या घट जाता है, घट जाता है, फिर बढ़ जाता है। नहीं, ध्यान रखना है। चलिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, हम पहले भी आपको पढ़ाए हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप पानी लेते हो, नहीं, और पानी का टेम्परेचर, शुद्ध पानी का टेम्परेचर आप पहले माप लो, शुद्ध पानी का टेम्परेचर कितना है। तो जैसे आप माप लिए -25 है, कितना मान लिए, सॉरी माइनस नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर पे, नहीं, रूम टेम्परेचर है, तो जो रूम टेम्परेचर है वही पानी का ताप होगा, तो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें आप नमक डाल दिए, तो हम पहले ही पढ़ाए हैं आपको कि जैसे ही आप नमक डालिएगा, नमक को पानी में घुलने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो नमक को पानी में घुलने के लिए एनर्जी चाहिए, नमक को पानी में घुलना है, तो घुलने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किससे खींचेगा, जल से खींचेगा। तो अगर जल से कोई एनर्जी खींचेगा, नहीं, जल से कोई ताप को खींचेगा, तो जल की ताप बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। जितना ही आप उसमें नमक डालते जाइएगा, नहीं, उतना ही उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग इसको मेजर करेंगे, जैसे आगे हम लोग को पढ़ना भी है, हम लोग सिंपली बता रहे हैं। जैसे आप जल में अगर नमक डाल दो, जल में अगर नमक डाल दो, नहीं, तो एक एप्रोप्रिएट मात्रा में, जो आइसक्रीम सेलर जो हैं, जो आइसक्रीम बेचते हैं जो लोग, नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि जब आपका क्या कहते हैं, जो बर्फ और एथी का मिक्सचर रखते हैं, तो उस बर्फ में एक मात्रा है नमक का कि कितना मिलाना है, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं मिला देना है, एक मात्रा है जो आपको मिलाना है, तो उतना मात्रा उसमें मिलाया जाता है कि टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कितना हो जाए, -20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी -20 तक पहुंचा देता है। बात समझ आ रहा है? बहुत कम। अब थोड़ा सोचने की कोशिश करो, ऐसी बस हम लोग बता रहे हैं। जैसे ये बर्फ है, बर्फ में हम क्या डालें, नमक, बर्फ पे डाले नमक, तो बर्फ पर अगर नमक डालें, सोचो, नहीं, तो बर्फ पर थोड़ा थोड़ा पानी रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो जब बर्फ पर पानी गया, सॉरी, बर्फ पर क्या गया, नमक गया, हम कहीं ना क्या बोल रहे हैं, बर्फ पर नमक गया, तो नमक जो है उसको पानी में घुलना है, तो उसको ताप चाहिए, तो वो क्या करेगा, किससे ताप पाएगा, बर्फ से। वो बोलेगा कि एनर्जी दीजिए हमको, नहीं, हमको आप में घुलना है, नहीं, तो बर्फ क्या करेगा, एनर्जी देगा, नहीं, वो क्या करेगा, एनर्जी देगा। अब बर्फ जो है उसको एनर्जी देना है और उसको पिघलना है, तो बर्फ को पिघलने के लिए भी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, नहीं, बर्फ को एनर्जी चाहिए मेल्ट करने के लिए, ध्यान रखना है। तो वो कहाँ से एनर्जी खींचेगा, सराउंडिंग से, नहीं, तो वो अपने अगल बगल से एनर्जी खींचेगा, तो जब अगल बगल से एनर्जी खींचेगा, अपने लेगा और नमक को देगा, लेगा, नमक को देगा, तो नमक भी घुल रहा है और बर्फ भी पिघल रहा है, नहीं, नमक भी घुल रहा है और बर्फ भी पिघल रहा है, लेकिन ये एनर्जी खींच कहां से रहा है, सराउंडिंग से। कहां से खींच रहा है,
सराउंडिंग से। नहीं, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। सराउंडिंग जो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं तो आइसक्रीम सेलर वाला जो बात आप पूछे थे आगे आने वाला है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आइसक्रीम सेलर क्या करता है, ये हो गया आपका आइसक्रीम लिक्विड फॉर्म में, किस रूप फॉर्म में, ये क्या है, LIQ मतलब लिक्विड, और नीचे क्या लिखा हुआ है, आइसक्रीम। तो ये लिक्विड आइसक्रीम है। नहीं, अब इसमें आप क्या किए, इधर से आप इसको एक पैकिंग कर दिया, इसमें क्या किए, बर्फ डाल दिए। क्या डाल दिए, बर्फ डाल दिए, ठीक है। और बर्फ के साथ क्या किए, इसमें नमक डाल दिए। क्या डाल दिए हैं, एप्रोप्रिएट अमाउंट, उनको पता होता है कितना डालना है, ठीक है। और बाहर से ये पूरा सील है, बाहर से क्या है, सील है। तो बाहर से अगर सील है तो समझिए कि बाहर से ताप अंदर नहीं जाएगा, या अंदर से ताप बाहर नहीं आएगा। नहीं, यानी बाहर से पूरा सील है, बाहर से क्या है, सील्ड है, ठीक है। अब इसमें है आइसक्रीम, ठीक है। इधर इसमें क्या है, बर्फ और नमक, बर्फ और नमक है। आप नमक डाले हुए हैं, तो नमक एनर्जी किससे खींचेगा, बर्फ से। नमक को एनर्जी चाहिए बर्फ से। अब बर्फ एनर्जी किससे खींचेगा, लिक्विड से। किससे, लिक्विड से। उसका सराउंडिंग कौन है, लिक्विड। नहीं, तो वो इस लिक्विड से एनर्जी खींचना शुरू करेगा। तो जब इस लिक्विड से एनर्जी खींचना शुरू करेगा, नहीं तो इस लिक्विड का टेम्परेचर धीरे 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 घटेगा कि बढ़ेगा, घटता जाएगा। और जैसे जैसे इस लिक्विड का टेम्परेचर घटता जाएगा, ये आइसक्रीम आप डालते हैं लिक्विड फॉर्म में, लेकिन धीरे धीरे वो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका सारा एनर्जी कौन खींच रहा है, बर्फ खींच रहा है। बर्फ को एनर्जी किसको देना है, नमक को। बात समझ में आ रहा है, तो एनर्जी वो देता रहेगा। तो जब तक ये एनर्जी खींचता रहेगा, इसकी एनर्जी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। नहीं, ध्यान रखना है। और उस तरह से क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा वो धीरे धीरे बर्फ में बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, दिक्कत है इसमें, नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, नहीं, या जैसे मतलब कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं, तो गर्लफ्रेंड के केस में क्या करते हैं लोग, आपको अगर कोई गर्लफ्रेंड आप बनाए हुए हैं, कोई भी आपकी अगर दोस्त है, नहीं, क्योंकि जनरली लोग लड़कों पे खर्चा कम करते हैं, लड़कियों पे खर्चा ज़्यादा कर लेते हैं, नहीं, इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो मान लीजिए कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है, उस पर आप खर्च करना है, नहीं, तो आप अभी कमा नहीं रहे हैं, बिना मतलब का बना लिए गर्लफ्रेंड, नहीं, और उसको आपसे हमेशा कुछ गिफ्ट चाहिए, कुछ ना कुछ सामान चाहिए, मिठाई चाहिए, कुछ ना कुछ देते रहिए उसको। बस समझ आ रहा है। तो आपके पास एनर्जी कम है, नहीं, और वो एनर्जी मांग रही है, तो आप एनर्जी किससे मांगिएगा, फादर से। फादर से एनर्जी लीजिएगा, इधर ट्रांसफर कीजिएगा, इधर से लीजिएगा, इधर ट्रांसफर कीजिएगा, तो होगा क्या, फादर का एनर्जी घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो वो एनर्जी डाउन हो रहा है, नहीं, और जब तक फादर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तब तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी, बनी रहेगी, तब तक एनर्जी क्या रहेगी, बनी रहेगी। अब जब वो एनर्जी देना बंद करेंगे तो आपको दिक्कत होना शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस लिक्विड पे ही प्रभाव पड़ता है, और ये लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ओवरऑल एक बात आपको बता दिए, जिसको आप ध्यान रखिएगा। कितना में दिक्कत है, चल ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बात और, रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमको दिल्ली जाना है, तो ध्यान सुनिए, मेरा क्लास अब संडे तक बंद रहेगा, सीधे मंडे को खुलेगा। लेकिन अब चूंकि क्लास बंद रहेगा, तो हम सोच रहे हैं क्यों नहीं आज रात को एक लाइव क्लास चला लिए 2 घंटे का, ताकि मेरा 2 दिन का क्लास मेंटेन हो जाए। बात समझ में आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास आज चलाने का। लाइव क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा वो आपको हम मैसेज कर देंगे। पहला चीज, अब वो जो क्लास हम लोग चलाएंगे वो विलियन चैप्टर का ही चलाएंगे, यानी जहां से हम लोग चैप्टर छोड़े हैं यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं, ऐप पर हम भेजेंगे, पहले ऐप पर भेजेंगे। तो ऐप पर आपको वीडियो क्वालिटी डाउन करने का ऑप्शन आएगा, लाइव क्लास में ऑप्शन आता है, रिकॉर्डेड क्लास में ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन लाइव क्लास में ऑप्शन आएगा। तो आप अपना वीडियो का क्वालिटी डाउन कर लीजिएगा, डाउन करके आप आसानी से देख सकते हैं। अगर बाई चांस लाइव क्लास नहीं कर पाए, कोशिश कीजिएगा जुड़े। अगर बाई चांस नहीं कर पाए तो वो लाइव क्लास में रिकॉर्डेड रह जाता है, नहीं, आप उसको आसानी से बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टाइमिंग मैसेज कर देंगे, सॉल्यूशन चैप्टर ही पढ़ाएंगे, ताकि 2 दिन मेरा जो क्लास बंद रहेगा उसको मेंटेन कर दें।
नहीं नहीं तो ही नहीं कि जब मन तबे बंद कर देता है, गजब का मास्टर है। ठीक है, तब ऐसे नहीं, हम लोग पढ़ा लेंगे। ठीक है, जाइए।